दोस्तों, जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो गैसेस और तेज तूफानों से घिरा हुआ है। गैसों के बने इस बड़े प्लेनेट में आखिर इतने बादल कहाँ से आए और ये बादल के अंदर देखना क्यों नामुमकिन है। और यही वजह थी कि साइंसदान हमेशा ये जानना चाहते थे कि आखिर जुपिटर के इन गहरे बादलों के पीछे क्या राज छुपा है। अगर साफ साफ बात की जाए तो साइंसदान जुपिटर के अंदर झांक कर देखना चाहते थे। जुपिटर के अंदर जाना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इसके ऊपर से गुजरना भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जुपिटर के ऊपर रेडिएशंस का एक ऐसा जाल है जिससे कोई भी बचकर नहीं जा सकता। यानी अगर कोई इंसान जुपिटर पर जाए तो वो अभी जुपिटर तक पहुंचेगा भी नहीं, इसकी मौत पहले ही हो जाएगी रेडिएशंस की वजह से। तो खैर, इंसान तो जुपिटर पर जाने से रहा, लेकिन यही काम एक स्पेसक्राफ्ट करे तो सही कहा, ये स्पेसक्राफ्ट कर भी चुका है। तो यही सब सोचकर साइंसदान ने गैलीलियो नामी एक स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन किया जिसे वो जुपिटर के अंदर उतारने का सोचते हैं। तो जैसे ही वो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के अंदर गया, इसने क्या देखा और इसके साथ फिर क्या हुआ, यही हमारी आज की वीडियो है। इस आज की वीडियो का मौजू यही है। अगर हमें जुपिटर के अंदर जाने की इस कहानी को अच्छी तरह समझना है तो हमें इसको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। यानी हमें वक्त में पीछे जाकर ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार जुपिटर के अंदर जाने का आइडिया साइंसदानों को कैसे आया। तो चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो दोस्तों, वैसे तो जुपिटर पर अब तक 9 स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके हैं, लेकिन ये बात है इस वक्त की जब 2 ट्विन स्पेसक्राफ्ट यानी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जुपिटर के पास से फ्लाई बाय करते हुए गुजरे। तो जैसे ही वो दोनों स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि जुपिटर के पास भी अपनी रिंग्स हैं जो कि काफ़ी पतली हैं, और साथ ही साथ इन स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के कुछ नए चांद भी दरियाफ्त करे। तो जब साइंसदानों ने ये सब देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया जाए जो कि ये पता लगा सके कि आखिर जुपिटर के पास रिंग्स कैसे आए, और साथ ही साथ वो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के चांदों को भी अच्छी तरह स्टडी करे, ख़ास तौर पर जुपिटर के 4 बड़े चांदों को। साइंसदान ये सब सोच रहे थे कि इन्हें आइडिया आया कि क्यों ना इसी बहाने वो स्पेसक्राफ्ट के साथ एक प्रोब को भी अटैच कर दें जो कि जुपिटर के अंदर लैंड करे और हमें जुपिटर के अंदर का मंजर दिखा सके। तो ऐसे ही एक स्पेशल क्राफ्ट डिज़ाइन करा जाता है और इसके साथ वो एक बड़े से प्रोब को भी अटैच करते हैं। खैर, वो स्पेसक्राफ्ट और प्रोब तो तैयार हो चुके थे, लेकिन अब मसला था कि साइंसदानों को समझ नहीं आ रहा था कि वो स्पेसक्राफ्ट और प्रोब को क्या नाम दें। तो जॉन एग्जोनी नामी इंजीनियर जो इस वक्त इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे थे, इन्होंने कम्युनिटी में बहुत से नाम तजवीज़ करे और वोटिंग कराई। तो जिस नाम पर सबसे ज़्यादा वोटिंग आई उसका नाम था गैलीलियो, क्योंकि गैलीलियो वो पहला इंसान था जिसने सबसे पहले दूरबीन से जुपिटर को देखा, और साथ ही साथ इसने जुपिटर के 4 बड़े चांद भी दरियाफ्त किए। और अगर देखा जाए तो यही काम इस स्पेसक्राफ्ट को भी करना था, इसे भी जुपिटर को अच्छी तरह स्टडी करना था और जुपिटर के 4 बड़े चांदों को स्टडी करना था। तो सबको यही लगा कि गैलीलियो नाम स्पेसक्राफ्ट के लिए बेहतरीन रहेगा, तो बस स्पेसक्राफ्ट का नाम गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट रख दिया गया और इस प्रोब का नाम भी गैलीलियो प्रोब रखा गया। दोस्तों, गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसे जुपिटर के गिर्द घूमना था, क्योंकि इससे पहले जितने भी स्पेसक्राफ्ट जुपिटर पर गए थे वो बस जुपिटर के पास से फ्लाई बाय करते हुए गुजरे थे। तो गैलीलियो ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसे जुपिटर के गिर्द घूमना था। तो आखिरकार गैलीलियो को 18 अक्टूबर 1989 को लॉन्च कर दिया गया और फिर वो 7 दिसंबर 1995 को जुपिटर पहुंचा। यानी इस स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर तक पहुंचने में पूरे 6 साल लगे, और अपने इस 6 साल के लंबे सफ़र में गैलीलियो ने बहुत सारी नई चीज़ों को भी दरियाफ्त किया, जैसे कि एस्ट्रॉइड। जी हाँ दोस्तों, गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने एस्ट्रॉइड्स को भी करीब से देखा। साल 1991 में गैलीलियो ने भी पहली बार एक एस्टेरॉइड को बहुत करीब से देखा जिसका नाम गेस्ट्रा 951 था, और इसके 2 साल बाद यानी 1993 में गैलीलियो ने एक और एस्टेरॉइड एडा 243 के पास से भी फ्लाई बाय किया था, और साथ ही साथ इसने ये भी नोटिस किया कि आइडिया 243 के पास अपना एक चांद है। तो ये सब देखने के बाद साइंसदान काफ़ी हैरान हुए, क्योंकि वो पहली बार किसी एस्टेरॉइड का चांद देख रहे थे, वरना तब तक उन्हें ये लगता था कि सिर्फ चांद सैयारों यानी प्लैनेट्स पे पाए जाते हैं। खैर, गैलीलियो अपने सफ़र पे आगे बढ़ता रहा, लेकिन इससे पहले कि वो जुपिटर तक पहुंचता
उसने एक अजीब चीज़ देखी। दोस्तों, जब गैलीलियो एस्टेरॉयड बेल्ट को क्रॉस करके जुपिटर पर पहुंचने वाला था, इसने देखा कि बहुत सारे एस्टेरॉयड जुपिटर की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यानी इसका मतलब यही था कि वो जुपिटर से टकराने वाले हैं। तो जब साइंसदान ने ये सब देखा तो वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हो गए, क्योंकि इंसानी तारीख में ये पहली बार था कि वो किसी सैयारे पर इस तरह के टकराव को लाइव देख रहे थे। तो जैसे ही वो एस्टेरॉयड एक लाइन में थे, वो एक एक कर टकरा गए और एक बड़े धमाका पेश आया। साइंसदान जो ये सब देख रहे थे, इनका कहना था कि एक एक टकराव की तवानाई 6 मिलियन TNT के बराबर थी, जो इतनी ज़्यादा है कि अगर हमारी पूरी दुनिया के न्यूक्लियर पावर को भी इकट्ठा कर लिया जाए तो भी वो तवानाई इस न्यूक्लियर पावर से सैकड़ों गुना ज़्यादा होगी। तो जिस वक्त वो जुपिटर से टकरा रहे थे, जुपिटर पे बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे थे जिनकी ऊंचाई हज़ारों किलोमीटर। तो गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिसने अपनी आंखों से ये सब देखा। खैर, ये सफ़र ऐसे ही जारी रहा और गैलीलियो जुपिटर के करीब और करीब जाता रहा। लेकिन इससे पहले कि गैलीलियो जुपिटर तक पहुंचता, साइंसदानों ने गैलीलियो प्रोब को इस स्पेसक्राफ्ट से अलहदा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, गैलीलियो को भी जुपिटर तक पहुंचने में पूरे 5 महीने बाकी थे, लेकिन इससे पहले ही गैलीलियो प्रोब को स्पेसक्राफ्ट से अलहदा कर दिया गया। गैलीलियो प्रोब को स्पेसक्राफ्ट से अलहदा करके जुपिटर के अंदर भेजा गया और जैसे ही वो जुपिटर के माहौल के अंदर दाखिल हुआ, इसने अपना डेटा ज़मीन की तरफ भेजना शुरू कर दिया। प्रोब जैसे जैसे जुपिटर के माहौल के अंदर जाता रहा, वो वहाँ की हवाओं, दबाव और दर्जा हरारत को नोट कर रहा था। शुरू में तो प्रोब ने रिपोर्ट किया कि जुपिटर के ऊपर माहौल में हवा का दबाव बहुत कम है और दर्जा हरारत भी काफ़ी सर्द है। लेकिन जैसे ही प्रोब जुपिटर की गहराई में जाने लगा, हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होने लगा और दर्जा हरारत भी तेज़ी से बढ़ने लगा। जुपिटर के बादल इतने गहरे थे कि प्रोब के लिए अंदर तक देखना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे जैसे प्रोब नीचे की तरफ जाने लगा, इसने वहाँ बड़े बड़े तूफ़ान नोटिस करे और इन तूफ़ानों की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि वो ज़मीन के किसी भी तूफ़ान से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक थे। प्रोब ने जुपिटर के माहौल में मौजूद हीलियम और हाइड्रोजन गैस को भी नोटिस करा। दोस्तों, गैलीलियो प्रोब ने तकरीबन 57 मिनट तक जुपिटर के माहौल के अंदर डेटा ज़मीन तक पहुंचाया, लेकिन जुपिटर के अंदर जैसे जैसे दबाव बढ़ता जा रहा था, प्रोब के आलात ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ का दबाव इतना ज़्यादा हो चुका था कि प्रोब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और बिलाखिर वो तबाह हो गया। हालांकि प्रोब सिर्फ कुछ देर के लिए ही जुपिटर के अंदर जिंदा रहा। इसने जो डेटा भेजा वो साइंसदानों के लिए बहुत अहम था। इस डेटा से साइंसदानों को जुपिटर के माहौल के बारे में पता लगा, वो मालूमात मिली जो हमें पहले नहीं हासिल थी। गैलीलियो प्रोब की तबाही के बाद भी गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने अपने मिशन को जारी रखा। वो जुपिटर के गिर्द गर्दिश करता रहा। गैलीलियो ने 8 साल तक जुपिटर के गिर्द चक्कर लगाया और बेशुमार नई मालूमात भेजी, लेकिन 2003 में इसका ईंधन ख़त्म हो गया। क्योंकि साइंसदान नहीं चाहते थे कि गैलीलियो किसी चांद से टकरा कर इसे आलूदा करे, इन्होंने इस जुपिटर के माहौल में भेजकर तबाह करने का फैसला किया। आखिरकार 21 सितंबर 2003 को गैलीलियो को जुपिटर के अंदर फिज़ा में भेज दिया गया, जहां वो तेज़ी से गिरकर जुपिटर के अंदर ही तबाह हो गया। गैलीलियो का मिशन ख़त्म हुआ, लेकिन इसने जो मालूमात ज़मीन पर पहुंचाई वो आज भी साइंस के मैदान में बहुत अहमियत रखती है। दोस्तों, ये थी जुपिटर और गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट की दिलचस्प कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दिलचस्प मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।